रियली गुड, अप्रिशिएट करने वाली बात है ना? अप्रिशिएट करने वाली बात है ना? ये अवार्ड देना चाहिए किसी को। कितनों को अवार्ड दूं मैं बुला के, ये बताओ? सबको दूं? बेटा बेसिक चीजें आप लोग ने नहीं की हैं। रियली मुझे अपने ऊपर कहना चाहिए कि मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। लिटरली मुझे अफसोस हो रहा था, कॉपी चेक करने का मन नहीं कर रहा था मेरा, कॉपी देख के मन कर रहा था उठा के फेंक दो। ये कंडीशन थी आप लोगों की। ठीक है, मैं स्लाइड पढ़ा देता हूँ, चला जाता हूँ। आप लोगों को पढ़ना तो है नहीं, किसी को ना सीखना है। क्यों, कोई इंटरेस्ट नहीं है ना आप लोगों को किसी को? आई थिंक कुछ बच्चों को छोड़ के बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं है सीखने का। कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवरऑल सबकी है, बट कुछ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बट परसेंटेज देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। एटलीस्ट एवरेज तो निकालना आना चाहिए सबको। आप लोग ने वो भी नहीं किया है। मतलब चलो, फर्टिलिटी रेट निकालना नहीं आता, इस ओके। और रेशियो नहीं कैलकुलेट करना आता, इस ओके, ऑल राइट। आर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट एवरेज तो सबको निकालना आना चाहिए था। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है कि आप लोग को एवरेज भी निकालना नहीं आया किसी को, बच्चे को। आधे से ज़्यादा बच्चों ने एवरेज भी गलत निकाला है। 680 की जगह 650 लिखा हुआ है, 620 लिखा हुआ है, 780 लिखा हुआ है। टोटल तक ऐड तक नहीं किया है प्रॉपरली। मतलब मुझे उम्मीद नहीं है, आप लोग थर्ड ईयर एमबीबीएस में हो, आप लोग से ये तो उम्मीद नहीं कर सकता मैं कि जो टोटल कर रहे हो कम से कम वो तो सही कर दो। चलो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग करोगे तो अच्छी बात है, मुझे लगेगा कि कुछ असर हुआ मेरे बोलने का। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आप लोग की मर्जी है। एटलीस्ट टोटल तो सही करो। ऐड तो कम से कम 5 5 10 15 20 25 कम से कम वो तो ऐड तो सही तो कर लो। एवरेज भी मत निकाल के दो। इतना तो हक बनता है ना मेरा, कि नहीं बनता? कि जो टोटल कर रहे हो कम से कम वो तो एक्यूरेट है। अब वो भी एक्यूरेट नहीं है। तो आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। स्टार्टिंग करेंगे वेरिएबिलिटीज एंड इट मेजर्स। वेरिएबिलिटीज मैं लास्ट टाइम आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेरिएबिलिटीज कई तरीके की हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकती है। वेरिएबिलिटीज लैबोरेटरीज में हम टेस्ट कराते हैं, वो भी फर्क हो सकता है। इंडिविजुअल का मतलब है ह्यूमन मीन में। फॉर एग्जांपल मैं पहले भी बोला था, सपोज अभी आपने मेरा पल्स रेट चेक किया, मैं एक राउंड लगा के आया, अगेन यू हैव आपने मेरा पल्स रेट चेक किया, तो वेरिएशन आ सकता है। इंडिविजुअल में आपने मॉर्निंग में बीपी चेक किया, आफ्टरनून किया, इवनिंग में किया, उसमें भी वेरिएशन आ सकता है। आता है कि नहीं आता? आ सकता है ना। इसी तरीके से अगर 2% सेम इंस्ट्रूमेंट से बीपी चेक कर रहे हैं तो भी वेरिएबल डिफरेंसेस आते हैं। आ सकते हैं कि नहीं? सपोज अभी 2 लोग आके एक ही इंस्ट्रूमेंट से मेरा बीपी चेक करे, पॉसिबिलिटीज है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा, ये पॉसिबिलिटीज है कि उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। इसी तरीके से 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में भी आप करोगे तो भी वेरिएबिलिटीज आ सकती है। यही सारी चीजें हम मेडिकल में पढ़ते हैं, वेरिएबिलिटीज को। वही चीज दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटीज are statistical techniques used to quantify the amount of variation or dispersion in a data set. The most common measure of variability is and standard deviation, range, variance and interquartile. Deviation, standard deviation means कोई चीज डेविएट हो रही है, अपना एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट से चीज डेविएट हो रही है। डिस्पर्सन मीन्स क्या होता है? डिस्पर्स होना। ठीक है ना, क्लियर? मीन आपने निकाला, डिफरेंट पॉपुलेशन का मीन निकाला। फॉर एग्जांपल में कोई एक पीपल है, उसकी हाइट है 5 फीट 6 फीट 7 फीट 8 फीट 9 फीट होती है। आपने तो उसका एवरेज निकालोगे तो 7 फीट आएगा फॉर एग्जांपल।
और आपको कहना नहीं आता, जहाँ पर 9 मिल गया वहाँ पर रिटर्न कर दिया, तो क्या आपके लिए है? नहीं। तो एवरेज जो है, मीन जो है वो आपके लिए एक्यूरेट नहीं है। इसीलिए कोई मीडियम क्या है, मीडियम में अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू है वो भी वैल्यूशन आ जाएगा, इसलिए वो भी आपके लिए एक्यूरेट नहीं है। तब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या है, कोई भी वैल्यू जो होती है नेगेटिव, जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे लिखा होगा, इसमें जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसका जो इफेक्ट है नेगेटिव वैल्यू का वो भी खत्म हो जाता है, जो कि पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए उसकी भी एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी। तो फाइनली क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की एवरेज और आपके जो मीन कैलकुलेट किया फिर उसका डेविएशन है। सपोज ये आपकी हाइट है, इसे निकाल के आपने एवरेज कर, स्टैंडर्ड डेविएशन आया 1.5 या 1.8, तो उससे क्या हो जाएगा, मीन प्लस 1.8 करेंगे तो आपको एक नियर अबाउट हाइट में से गहराई की डेप्थ कितनी है, उसके कारण आप एक जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं यहाँ पर इतनी गहराई है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और स्टैटिस्टिकल की एनालिसिस की जाती है, उसमें दो चीज़ें बहुत कॉमन है यूज की जाती है, मीन और स्टैंडर्ड। तो कोई भी आप टेस्ट करोगे जो आपके आगे क्लासेज होगी है, उसमें आपको और टेस्ट बताई जाएंगे, तो उसमें कोई भी टेस्ट आप यूज करोगे तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट मीन एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड। उसके बिना विदाउट दो कैलकुलेशन के बिना आगे प्रोसेस जारी नहीं सकती। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। Biological data, quantitative and qualitative, accumulated through measurement or counting are very variable. No two measurements in man are equal. Not even the mean or proportion of series in health or in disease are equal, although we relate life with the life. Apart from physical characteristics, intellectual variability is essential in normal characteristics. Human body के लिए biomedical में variability तो एक बहुत normal characteristic है. In other words, the occurrence of variability is a biological phenomenon. There is three types of variabilities. Individual variabilities. Second one is periodical and third is sampling. इंडिविजुअल मैंने आपको बताया कि अगर सपोज आपने मेरा बीपी चेक किया मॉर्निंग इवनिंग, तो आपको वेरिएशन मिल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेज में किया तो भी वेरिएशन पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि रोज मेरा बीपी कॉमन नॉर्मली है और एक ही रीडिंग आपको मिल रही है, पॉसिबिलिटी है कि चेंजेस होंगे। मेरा फर्स्ट डे आपने चेक किया भी और मैं एक राउंड लगा के आपको कुछ वेरिएबिलिटी है, जो इंडिविजुअल में क्या क्या वेरिएबिलिटी थोड़ी यूज है, उसको जो हम जो वेरिएबिलिटी आती है वो सारा डाटा कलेक्ट करके देन ये फॉर एनालिसिस। मेन पर्पज हमारा क्या एनालिसिस। अब यहाँ पर है थ्योरेटिकल में, अलग अलग टाइम पर आप देख रहे हो, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, WBC काउंट है, ब्लड शुगर है, यूरिया कोलेस्ट्रॉल, इन डिफरेंट टाइम से अलग अलग आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है। सैम्पलिंग वेरिएबिलिटीज में सपोज सैंपल्स मैंने कुछ सपोज यहाँ पर अभी 250 स्टूडेंट है, उसके अंदर सिर्फ 100 सैंपल्स चाहिए, 100 ही आएंगे ना, सारे तो नहीं आ सकते, वही एक डाटा सेट हो गया, फिर वापस 250 हुए, फिर उसमें से मैंने 100 निकाला, ये एक सैंपल, तो पॉसिबिलिटी में कुछ डिफरेंट लोग आएंगे। तो इन सबसे यदि हम मीन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं उसमें भी अलग अलग डाटा सेट बनेगा, उसमें भी वेरिएबिलिटी कैलकुलेट हो सकता है कि आप एज ग्रुप निकालो या वेट निकालो 250 का, 100 जो लिए उसमें जो जिससे 100 का जो एज है वो 60 ईयर हो गया, दूसरा जो लिया उसमें हो सकता है कि ये जो वेट है वो 70 का हो सकता है। तो वेरिएशन आपको मिलेगा, पॉपुलेशन तो सेम है लेकिन उनका जो वेट है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट सैंपल का इस्तेमाल है, तो उनका जो वेट आएगा वो अलग अलग आएगा। क्लास ग्रुप ऑफ कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल, ये क्लास क्या है, डिफरेंट कास्ट है, एज है, ग्रुप्स है, उनका आप लोगे तो उसमें भी आपको वेरिएबिलिटीज देखने को मिलेगी। ये दिस इज अ बेसिक थिंग। वेरिएबिलिटीज को मेजर करने के लिए, इंडिविजुअल वेरिएबिलिटीज को मेजर करने के लिए वी आर हैविंग ए रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और सैंपल वेरिएबिलिटीज को मेजर करने के लिए है
standard error of the mean, standard error of the differences between two means, standard error of proportions, standard error of difference between two proportions, standard error of correlation coefficient, and standard deviation of the regression coefficient. चेंज कर दूँ स्लाइड. रेंज आपको पता ही है कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जो होगा वो आपके रेंज कराती है. कोई भी डाटा सेट हो उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी और हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट इज योर रेंज. क्लियर है ना? इधर रेंज मिनिमम एंड हाईएस्ट जो होती है वैल्यू वो रेंज होती है. अब ये आया है, इसके बाद आता है तो रेंज का हो गया. अब क्वार्टाइल. क्वार्टाइल मीन्स परसेंटेज. सुना होगा आप लोगों ने? क्वार्टाइल तो नहीं सुना होगा, हो सकता है डाउट हो कि ना सुना. परसेंटेज तो सुना हुआ है. 100 के 100 पार्ट 0 to 100 करोगे तो परसेंटेज क्या होगा? 100 डिवीजन हो गए. क्वार्टाइल मीन्स कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट उसको 4 पार्ट में डिवाइड करें. मीन्स 0 to 25 फर्स्ट पार्ट, एक हो गया 25 to 50 सेकेंड पार्ट जिसको बोलते हैं Q2, और Q2 से लेके 75 तक दैट इज योर थर्ड पार्ट, इसको बोलेंगे Q3, और Q3 के एंड पॉइंट 4 पार्ट हो गए. ऐसे परसेंटेज करोगे 0 से लेकर 100 तक करोगे 1 2 3 4 परसेंटेज हो जाती है. इसलिए क्वार्टाइल को Q1 Q2 एंड Q3. Q2 क्या होता है? 20 का पार्ट होता है. 0 से 100 तक करोगे तो मिडिल पॉइंट का होगा 20 हो जाएगा. 0 to 100 है, उसका मिड पॉइंट क्या होगा? 50 होगा. मीडियम का मिड पॉइंट क्या होता है? मीडियम. और आप बताया था अभी लास्ट में सेंटेंस जो मीडियम पॉइंट क्या है? अगर 9 ऑब्जर्वेशन है उसका मिड पॉइंट क्या होगा? 6 होगा. मीडियम है ना, 50 पर ही है ना. अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा? 5.5. 50 पर ही आएगा. तो Q2 इक्वल टू मिलियन. क्वार्टाइल 2 इक्वल टू मिलियन. अगर क्वार्टाइल 2 की वैल्यू दी गई तो अंडरस्टूड कि मिलियन भी वही है. ये मिलियन की वैल्यू है तो आपको कोई बोलेगी क्वार्टाइल 2 वैल्यू क्या है तो मिलियन इक्वल टू क्वार्टाइल 2. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 12, 15, 20, 28, 30, 40, 50. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7. Q1 क्या हो जाएगा? 25. Q1 25 पर है. n प्लस 1 25 को 25% है. इसको अगर नॉर्मल वे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 25 डिवाइडेड बाय 100. यही होता है ना 25. 140 तो बोलेंगे 25 को, तो 1/4 हो गया. तो Q1 की वैल्यू क्या हो गई? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4. ये 50 का क्या होगा? 50 डिवाइडेड बाय 100 1/2 हुआ. तो Q2 हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जो मीडियम होता है. Q3 की वैल्यू क्या होगी? 75 डिवाइडेड बाय 100. 25 से 3/4 हो गया. 3/4 ब्रैकेट में n प्लस 1. जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका नंबर को ऐड करो प्लस से, और जो भी है 3/4 है या 1/2 है या 1/4 है उससे आप कैलकुलेट करो. वही चीज दिखाई हुई है. साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4. 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज 8. साइज ऑफ 2 नंबर कितना है? 15. डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ऐसा नहीं करना कि जैसे भी है आपने लिख दिया. ऐसा नहीं करना कि 15 20 पहले आ गया, 12 बीच में आ गया. नहीं करना. पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना. तो मैक्सिमम किया है जिस फॉर्म में डाटा दिया गया उसी फॉर्म में करके फॉर्मूला तो लगाया है 1+1 का. लेकिन सपोज मैंने टेबल ऑब्जर्वेशन दिए हुए 20, 15, 12, 28 दोनों में क्या गया अरेंज करके असेंडिंग और डिसेंडिंग में. तो वैल्यूज जहाँ पर जो है ठीक है आपने प्रोसेस तो सही किया +1, लेकिन आपको मिलियन की वैल्यू आएगी वो डिफरेंस है. इसको ऑलवेज अरेंज करना है. Q3 क्या हो गया? 3 डिवाइडेड बाई 4 n प्लस 1. 3 into 8
डिवाइडेड बाई 4, 6 वैल्यू हो गई, क्वार्टाइल 3 40। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? Q3 माइनस Q1, 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12.5। दैट इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज। रेंज मैंने बताई दिया, मिनिमम और हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वही आपका रेंज है। मीन डेविएशन, mean deviation of observation or measurement from the mean, ignore the sign as it is different from the mean and divided by the number of observations. MD equal to summation of, दो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, दो स्ट्रेट लाइन दिख रही है समेशन के पास, x माइनस मीन, उस साइन का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू x माइनस मीन की जो भी वैल्यू है माइनस या पॉजिटिव में, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और फिर सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। क्वेश्चन देखो वो दिया हुआ है 2.5, 3.2, 3.5, 2.5 and 3.3, टोटल इज 15। x माइनस मीन इज माइनस 0.5, माइनस 2, 0.5, माइनस 0.5 और 0.3। इसका टोटल कितना होगा? 0 होगा। x माइनस मीन की का जब भी टोटल करोगे ऑलवेज 0 है। ये 0.5, ये x माइनस मीन है, इसका जब भी आप ऑब्जर्वेशन से x माइनस मीन करोगे, मीन की वैल्यू लेस करोगे, तो ये वैल्यू इसका टोटल ऑलवेज 0 ही आएगा, कभी कोई वैल्यू और नहीं आएगी 0 के अलावा। ठीक, अगर इस वैल्यू को आप उठा के वहां पर पुट कर दोगे फॉर्मूला में तो आंसर 0 ही होगा। चाहे ये कंडीशन हो चाहे एसडी भी कैलकुलेट करें, वहां पर भी अगर x माइनस बीन के वैल्यू को आप कैलकुलेट करके इस वैल्यू को लिखोगे तो 0 ही है, तो आंसर हमेशा गलत ही होगा। तो उसके बाद वो साइन लगाओ, साइन लगाने के बाद जितनी भी ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, जब उनको ऐड करके पॉजिटिव होते हैं तो वैल्यू आपका न्यूमरेटर कैलकुलेट करेंगे। Standard deviation is also known as root mean square deviation from the reason that it is the square root of the mean of the square root of the mean of the square deviation from the arithmetic mean. SD is denoted by the small letter is sigma. इसको आप दो तरीके से लिखा जा सकता है, SD भी लिखते हैं और सिग्मा भी लिखते हैं मीन डेविएशन को, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन को। और मीन को भी आप दो तरीके से लिख सकते हो, मीन भी एक्स बार भी लिख सकते हो, म्यू भी। द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द एब्सोल्यूट डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटीज, द ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन, द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द मेयर मीन। स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन मीन ए हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन एज वेल एज होमोजेनिटी ऑफ द सीरीज। इसका क्या पर्पस निकल रहा है? मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम आता है कोई भी ऑब्जर्वेशन का, उसका मतलब है कि वो डाटा के बीच में होमोजेनिटी है बहुत ज़्यादा, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो आई है बहुत कम आई है। क्यों क्यों इतना कम आई? ऑब्जर्वेशन दिया x माइनस 5 के हद जो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपकी वैल्यू बहुत कम आई है, इसका मतलब है कि जो आपका मीन डिफरेंसेस आ रहा है ना x माइनस 5, x बार का मीन का, इसको जो टोटल डेविएशन तो ये डिफरेंसेस बहुत कम है। स्क्वायर भी करोगे डिफरेंसेस कम होगा, तो स्क्वायर रूट भी जगह पॉजिटिव वैल्यू कम है। अगर ऑब्जर्वेशन और मीन के वैल्यू के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा आएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, इसका मतलब हो जाएगा डाटा टूवर्ड होमोजेनिटी की तरफ जाएगा, एस्टिमेशन की तरफ जाएगा। इसका फॉर्मूला है एसजी का रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा हम डिनोट करते हैं फॉर दी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए
बेटा मैं वाइंड अप कर देता हूँ, आप लोग बात करो। अटेंडेंस दे दो मुझे अपनी। अटेंडेंस दे दो, कोई मतलब नहीं है, अटेंडेंस ही लगानी है ना आप लोग को, अटेंडेंस दे दो, मैं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन ईट। इतना शोर कर रहे हो, हंस रहे हो, पीछे बात कर रहे हो, कोई मतलब बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन किसी को कोई असर ही नहीं होता। और टीचर्स होंगे जो सुन सकते हैं तुम लोग की बदतमीजी। मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं पहले भी बोला था, नहीं पढ़ना, सो जाओ, हेड डाउन करके सो जाओ। क्लास से बाहर जाना है, क्लास से बाहर चले जाओ, अटेंडेंस में लगा दूंगा, लेकिन जितने लोग बैठे हो कम से कम औरों को डिस्टर्ब मत करो। आप लोग को आता होगा जो बात कर रहे हैं, जिनको नहीं आता वो चुपचाप सुन रहे हैं ना, उनको तो सीखने दो। उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग? इतने मैच्योर हो गए, उसके बाद भी तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। ठीक है, पता है कि तुम सब लोग पास हो जाओगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो सीखना चाह रहा है उसको भी सीखने नहीं दोगे तुम लोग। अगर एक बच्चा भी सीखना चाहेगा 250 में, तो मैं तैयार उसको सिखाने के लिए। बाकी 240 बच्चे जाना चाहिए क्लास के बाद, जा सकते हैं, अटेंडेंस लगा दो, चले जाओ क्लास के बाद, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आई एम रेडी। अच्छे नहीं लगाऊंगा, ये लो मेरा ये पर्चा ले लो, अटेंडेंस लगा लो और क्लास के बाद चले जाओ, जिसको जिसको जाना है। मैं 10 मिनट वेट कर रहा हूँ, बेटा अटेंडेंस लगाओ और जो जिसको जिसको क्लास के बाद जाना है, तो अटेंडेंस लगाओ, फिर नंबर टिक करो और जाओ क्लास के बाद। जिसको जाना है, किसको जाना है, जिसको जिसको जाना है जाओ बेटा, मैं तैयार हूँ छोड़ने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं फर्स्ट डे भी क्लास में बोला था कि प्लीज शोर मत करो, आज वापस बोलो शोर मत करो, नहीं सुनना, हेड डाउन करो, सो जाओ। बाद में मेरे ऊपर हाथ देना कि बहुत चिल्लाते हैं, बहुत बोलते हैं, जो करना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास में मैं अगर बता रहा हूँ और तुम लोग बातें कर रहे हो, वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। सारे टीचर्स कर सकते हो, लेकिन मैं टॉलरेट नहीं कर सकता इस चीज को। जितने टीचर लोग टॉलरेट करते हो करो, मेरे से टॉलरेट नहीं होता। मैं भी तो तुम लोग की तरह ही हूँ ना, मेरा भी तो पसीने निकल रहा है, मैं भी गर्मी कर, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। सवेरे क्लास ले ली, फिर क्या एमआरटी में गया, प्रेजेंटेशन लिया, सारी चीजें कर रहे हैं। तुम लोग मेहनत करो, पढ़ाई तो हम भी मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम लोग को नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, जाओ क्लास के बाद। और मुझे लगता है कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा तो जाके कंप्लेन कर दो मेरी। टीचर बहुत चिल्लाते हैं, पढ़ाते नहीं है, या ठीक से नहीं पढ़ा, जाके कंप्लेन कर दो मेरी, एक नो प्रॉब्लम। लेकिन क्लास में बैठना तो चुपचाप बैठना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ अटेंडेंस लगाना है, जाना चले जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, जा सकते हो अभी भी, लेकिन इसके बाद आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर मैं क्लास चालू करता हूँ क्लास, तो उसके बाद आवाज नहीं आनी चाहिए, और जिसकी आएगी भी सबके सामने खड़ा कर दूंगा मैं। मेरे को पता कौन कौन बात कर रहा है, मेरी नजर है सब पर। पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसको डिनोट किया जाता है सिग्मा, और अगर स्मॉल सैंपल्स के लिए अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया जाएगा, दैट इज एसडी लिखा जाता है फॉर सैंपल्स के लिए। अगर इंटायर पॉपुलेशन को लेके आप मीन निकाल रहे हो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो वहां पर सिग्मा मेंशन होगा, और मीन को डिनोट किया जाएगा म्यू। वहां पर देखो एक्स बार है सैंपल में, मतलब इंटायर पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को लिया एज ए सैंपल, उसके लिए अगर हम मीन निकालेंगे तो एक्स बार डिनोट करेंगे, और फॉर्मूले में भी फर्क आ जाएगा। अगर पॉपुलेशन पर ले रहे हैं तो नीचे एन आएगा, और अगर हम सैंपल्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो n-1 लिखा जाता है। लेकिन आप लोग को ये है, बट एग्जाम्स टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग n से भी कैलकुलेट कर दोगे या n-1 से भी करोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। merit, it is very rigid based on all observation. It is treated further mathematically to have a better idea about the type of distribution and the level of the significance. It is not affected much due to sampling fluctuations. Demerit क्या है? Time consuming if to calculate manually. It is not possible to calculate SG for qualitative data.
एंड ओपन द क्लास। क्वालिटी डाटा का आप एसडी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्वालिटी डाटा क्या बताया था मैंने आप लोग को, कोई चीज की क्वालिटी आप डिफाइन कर रहे हो, टॉलर कर सकते हो, या ब्लैक हेयर, वाइट हेयर, ब्राउन हेयर, कुछ भी कर सकते हो। आईज का, जहां पर आप कोई चीज को डिफाइन कर रहे हो, उसके नंबर्स नहीं है। डेथ आर अलाइव, यस या नो, दिस इज ऑल योर क्वालिटेटिव डाटा। अगर ऐसा कोई डाटा होगा तो उसमें उसके लिए हम एसडी कैलकुलेट नहीं करते थे। क्वालिटेटिव डाटा के लिए कभी भी एसडी कैलकुलेट नहीं किया जाता है, और ना ही जब एसडी कैलकुलेट नहीं होगा तो क्वालिटी डाटा के लिए मीन भी कैलकुलेट नहीं होता है। अगर आपको पेन का देना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसका मीन कैसे निकालोगे? अगर 100 बच्चों का पेन आप ले रहे हो, उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 100 में से 40 को माइल्ड है पेन है, किसी को 30 को सीवियर पेन है, मॉडरेट आपका 10 है, और वेरी सीवियर 10 है, 100 हो गए। तो इसको आप, इसका मीन कैसे निकालोगे? इसका मीन भी आप नहीं निकाल सकते हो। पेन है ना, इसको नंबर है, नंबर के साथ पेन, आपने इसका मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते हो क्वालिटी डाटा का। ठीक, वो नंबर्स ही आ रहे हैं खाली काउंटिंग करके, उसका मीन आप वो नहीं निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो कि इस पूरे का मीन ये आएगा। ठीक, उसके लिए हम नहीं, उसके लिए हम जाते हैं मोड पर या फिर मीडियम पर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है, पता है किसी को? एनीबडी, किसी को आइडिया प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होता है? क्वाइन को अगर हम फेंके या डाइस को फेंके तो आपको पता है कि क्या हेड आएगा या टेल आएगा, या डाइस फेंके 1 to 6 पे आपको पता है कि 6 ही आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। या आपको मैं क्वाइन दे दूं या डाइस दे दूं, बोलूँ कि 50 टाइम्स आप फेंकिए, आप बता सकते हैं कि 50 टाइम्स में हमें बोलूँ कि 650 बार आएगा, आप बता सकते हो? प्रोबेबिलिटी मीन चांस। सबसे बेसिक एग्जांपल होता है क्वाइन का या डाइस का, कि हेड आने के, एक क्वाइन है, उसको आप फेंकोगे तो कितनी बार आपका पॉसिबिलिटीज है कि आपका हेड आएगा, और कितनी बार पॉसिबिलिटीज है कि टेल आएगा? कुछ भी आ सकता है ना। अगर 100 टाइम्स बोला, 100 टाइम्स आपको फेंकने को बोला, तो हो सकता है कि 60 टाइम्स आपका हेड आया हो और 40 टाइम्स आपका टेल आया। बट अगर यही नंबर आप बढ़ाते चले जाओगे 100 से 1000, 10,000, तो क्या होगा? ये जो आपका वेरिएशन है 60-40 या 30-40 का, वो धीरे 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 50 पर आ जाएगा। वो आपको फाइनली जो दिखता है, आप मैक्सिमम जितने टाइम्स आप 100 टाइम्स का करते चले जाओगे, फाइनली आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि 50% 50% हेड है, 50% चलेगा। ये पॉसिबिलिटीज है। सपोज आपको 200 मतलब 10,000 टाइम्स आपको हेड और टेल भी देखना है, तो आपको रिजल्ट नियर अबाउट 50% के आसपास देखना है। यही आप 100 टाइम्स पॉइंट देखोगे तो आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। 70-30 का भी रेशियो हो सकता है, 60-40 का भी रेशियो हो सकता है, वो आपको रेशियो देखने को मिलेगा। The coefficient of variation, also known as relative standard deviation, is a standardized measure of dispersion of a probability distribution or frequency distribution. It is often expressed as a percentage and defined as the ratio of the standard deviation to the mean of the data, which show the extent of the variabilities about the mean of the population. इसका फॉर्मूला होता है CV इक्वल टू SG अपॉन मीन डिवाइडेड बाय 100। आज का टॉपिक फिनिश हो गया। दूसरा एक टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन इज ओवर। कोई डाउट हो तो पूछ लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, one of the most important, most common distribution in statistics that has the widest application in normal distribution. It is due to its proportion, that is the most variable, making the
distribution versatile of the forward. Normal distribution is one of the most important continuous theoretical distribution in statistics. Normal distribution, बेल देखी है आप लोग ने? बेल तो देखा हुआ है, बेल शेप, हाँ है ना, देखी हुई है ना. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वही है, बेल शेप में बना हुआ होता है. मैं आगे अभी आपको, दैट इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कॉन्टिन्यूस डाटा में ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप बना सकते हो. कंटिन्यूस जो डाटा होगा उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा. अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से आपका मीन आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन यू गो फॉर पैरामीट्रिक टेस्ट. देखो अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अब जैसे बेल शेप आ रही है, समटाइम्स एक सब ज़्यादा होता है, बाकी ब्लैक कलर होता है, आगे आपको दिखा दूँ. अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, देन यू गो फॉर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या क्या होते हैं? टी टेस्ट, ब्लैक टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन. दिस योर पैरामीट्रिक टेस्ट. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में साइज स्क्वायर टेस्ट और उसके अलावा और भी बहुत से रैंक है, कई सारे टेस्ट, स्टेटमेंट है, ऑल नॉन पैरामीट्रिक. ज़्यादातर हम यूज करते हैं पैरामीट्रिक. और सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसर्च करते हैं वो लोग कभी भी ज़्यादातर अपने लोग कभी डाटा चेक ही नहीं करते कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है. तो डाटा मेरा मतलब पेयर की टेस्ट कराना लगा दिया, ओवर लगाना टेस्ट लगा दिया, बट अगर आप बहुत अच्छी जर्नल से जाओगे, जो स्टैंडर्ड की जर्नल तो बहुत सारे हैं जो स्टैंडर्ड की जिनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वहाँ पर वो एक ही टेस्ट चेक करते हैं. वो आपका डाटा भी चेक करेंगे कि आपने जो टेस्ट लगाया है, ज़्यादा फर्स्ट जब वो चेक करेंगे जो डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट. हो सकता है आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, बट आपने लगा दिया पेयर की टेस्ट, तो आपका जो जनरल जो आर्टिकल है वो रिजेक्ट कर देंगे. बट चेक तो बहुत सारे अच्छे जर्नल जो है वो ये सब था, लेकिन पॉइंट को चेक करते हैं. तो स्टैटिस्टिक में आप डाटा तो कलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपके शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन बहुत आता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके शॉर्ट नोट में बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है एफ एक्स इक्वल टू 1/सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का स्क्वायर. सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू इज मीन. Normal distribution can have different shapes depending on different values of mean and sigma, but there is one and only one normal distribution for any given pair of values for the mean and sigma. Normal distribution is limiting case of binomial distribution when n and neither p nor q is very small. The mean of a normally distributed population lie at the center of a normal curve. Normal distribution is limiting case of Poisson distribution when its mean is large. The two tail of the normal probability distribution extended, ये इसकी properties हैं. Importance क्या है? Normal distribution has the remarkable property that is so called the center limit theorem. Normal distribution जो कर्व दिखाया था उसमें जो बीच का पॉइंट था, जो पीक पॉइंट था, उस कंडीशन में मीन, मीडियम एंड मोड तीनों वैल्यू सेम होती हैं. As and it is easy to manipulate. It is used extensively in statistical quality control in industry in setting up of a central event. ये प्रॉपर्टीज हैं. नॉर्मल कर्व इज ए बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल. जो नॉर्मल कर्व है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप में है और सिमेट्रिकल है. बीच से हाफ करोगे तो दोनों तरफ इक्वल है पार्ट. The height of the normal curve is at the maximum of the mean. जो उसका हाइट है मैक्सिमम, जो मीन की वैल्यू होगी दैट इज हाइट जो उसकी.
The normal distribution, mean, median, mode are all equal. No proportion of the curve lie between x-axis. The probability can never negative. ये जो कर्व बना हुआ है, ये वैल्यू जो आ रही है, कितना भी डाटा आप कर लो, ये वैल्यू कभी भी एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाएगी। ये जो कर्व है एक्स एक्सिस से कभी भी नीचे नहीं होगा, ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा ये कर्व। ये थ्योरेटिकली प्रूफ किया गया है कि जो कर्व बनाया जाता है, आपको कितना भी डाटा हो, चाहे 500 हो, 1000 हो, 10,000 लैक्स में डाटा हो, लेकिन अगर उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा तो वो निगेटिव में कभी भी नहीं जाएगा। There is only one max. The point normal curve is unimodal. It has one mode. इसमें यहाँ पर दो मोड नहीं हो सकते, 3 मोड्स भी नहीं हो सकते, ओनली वन ही मोड होगा क्योंकि एक ही पॉइंट है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट जो आपका ये लकीर दिख रही है जहाँ से कट हो रहा है, मीन्स वहाँ से कर्व एकदम शेप में आ रहा है, ऊपर से स्ट्रेट है, सही है, नॉर्मल है। तो वो जो पॉइंट है कट वाला जो यहाँ से कर्व में स्लोप आ रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक। द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मीडियम। अब इसमें 4 पार्ट हैं, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन